जय हिंद सभी दोस्तों को। तो मैं शिवम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज बेहद खास वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है द प्रेसिडेंट, यानी कि आज की इस वीडियो में हम जो समझेंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी आर्टिकल्स राष्ट्रपति से हमारे जुड़े हुए हैं वो सभी आर्टिकल्स को डीपली पढ़ेंगे। उनके उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सभी के सभी इस वीडियो में आप कंप्लीट तरीके से समझेंगे। बेहद खास वीडियो रहने वाला है, यकीन मानिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है क्योंकि आपके जो एग्जाम होते हैं जहाँ पर आपका पॉलिटी का सेक्शन आता है वहाँ पर मोस्टली टॉपिक अराइजेज होते हैं प्रेसिडेंट से। तो इसलिए बेहद इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपकी जीके पूछी जाती है तो आप यकीन मानिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 101% एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपका जीके पूछी जाती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप इस पूरी वीडियो को देखिए। मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट सबसे पहले हम याद कर लेते हैं कि कितने प्रेसिडेंट अब तक हमारे इंडिया में चुने जा चुके हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले प्रेसिडेंट चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको शपथ दिलवाई जाती है 24 जनवरी 1950 में। तो 24 जनवरी 1950 को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये पहले नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं। दूसरे नंबर पर बनते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्ण, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तीसरे नंबर पर जाकिर हुसैन बनते हैं। और जाकिर हुसैन जी से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये सबसे कम टेन्योर के लिए क्या रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं देश के। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और सबसे कम कार्यकाल जिनका रहा है वो है जाकिर हुसैन। ठीक है, चौथे नंबर पर आते हैं डॉक्टर वीवी गिरी। पांचवें नंबर पर बनते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ये उस टाइम के हैं जब देश में आपातकाल लगा था, यानी कि इमरजेंसी घोषित हुई। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय फखरुद्दीन अली अहमद ही उस समय राष्ट्रपति। छठे नंबर के बनते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। सातवें नंबर के बनते हैं जेल सिंह। आठवें नंबर के बनते हैं आर वेंकटरमन। नौवें नंबर पर हमारे राष्ट्रपति चुने जाते हैं शंकर दयाल शर्मा। 10वें नंबर पर बनते हैं के आर नारायण। 11वें नंबर के आप इनको सभी जानते हैं, ये सबसे चर्चित राष्ट्रपति हैं और सबसे, अगर कही जाए तो सबसे ज्यादा जो फेमस राष्ट्रपति हैं वो यही हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, बहुत साधारण व्यक्तित्व वाले ये व्यक्ति थे और इनके द्वारा देश ने बहुत ज्यादा प्रगति की है, इसलिए हर कोई इनका फेवरेट है। ठीक है, हर किसी की ये फेवरेट है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभी के लिए एक तरीके से आइडियल का काम करते हैं। ठीक है, 12वें नंबर पर श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी हमारे देश की, तो वो बनी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। 13वें नंबर पर कौन बने, श्री प्रणब मुखर्जी। 14th नंबर पर आए श्री रामनाथ कोविंद। और अभी रामनाथ कोविंद का जब कार्यकाल समाप्त हुआ है उसके बाद जो चुनी गई हैं वो 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं, कौन, द्रौपदी मुर्मू। और पहली जनजातीय महिला जिन्हें राष्ट्रपति के पद पर चुना गया है वो है द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरे अब तक का जितने राष्ट्रपति बने हैं वो सारे के सारे मैंने आपको पहली स्लाइड में ही बता दिया। तो अब सोचिए कि इस स्लाइड में कितनी चीजें इंपॉर्टेंट हमने और अंदर रखी होंगी। तो इसलिए पूरी वीडियो देख लेना बहुत आराम से, उसके बाद प्रेसिडेंट से रिलेटेड आधे से ज्यादा फैक्ट्स आपके दिमाग में इसी वीडियो से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस समय जो द्रौपदी मुर्मू है वो हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल, जितने भी फैक्ट्स हैं उनको डीपली। तो सबसे पहले हमारा आता है आर्टिकल 52, जहां से राष्ट्रपति, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब वीडियो चली थी, तो 12 से 35 हमने सारे के सारे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको अगली वीडियो में 36 से लेकर 51 तक क्या पढ़ाई, डीपीएसपी पढ़ाई। पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? तो 36 से 51 तक डीपीएसपी होगी, 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हो गए। अब 52 से जो चलेंगे वो हमारे क्या होंगे, राष्ट्रपति जी के क्या होंगे, आर्टिकल्स होंगे उनसे रिलेटेड। ठीक है, अब कुछ आर्टिकल्स आपको मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको इसमें वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, और सारे आर्टिकल्स आपको बताऊंगा जो राष्ट्रपति से रिलेटेड। आर्टिकल 52 की बात करें तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में राष्ट्रपति होगा, यानी कि हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 52 के तहत ये लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति से रिलेटेड आप याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति होता है पहला नागरिक भी भारत का इसी को कहा जाएगा, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि इस भारत का सबसे पहला नागरिक कौन है, तो याद रखिएगा इस भारत का सबसे पहला नागरिक राष्ट्रपति ही है। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस, यानी कि डिफेंस में जितनी फोर्सेज आपकी आती हैं, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, ठीक है, और जितनी भी फोर्सेज हैं
सभी की सभी फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सुप्रीम कमांडर होते हैं। ठीक है, सभी डिफेंस स्टाफ के सुप्रीम कमांडर है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति है और वही फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएगा और वही सुप्रीम कमांडर है। इसके बाद अगला आर्टिकल यानी कि अगला अनुच्छेद आता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका हो, संघ की देखो, आप जानते हो जो संसद होती है, ठीक है, अब संसद में दो हाउस, पहला हाउस हमारा लोकसभा हो गया, दूसरा हाउस हमारा राज्यसभा। लोकसभा कैसा है? लोकसभा जो हमारा है वो टेम्परेरी हाउस, टेम्परेरी हाउस है। जबकि राज्यसभा कैसा है? तो राज्यसभा हमारा परमानेंट। जो लोकसभा होती है ना वो हर 5 वर्ष बाद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। हर 5 वर्ष बाद ये लोकसभा हमारी हो जाती है। ठीक है, जबकि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, याद रखना, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक है, तो राज्यसभा जो स्टार्टिंग से चली हुई आ रही है वही राज्यसभा आज तक चल रही है। अगर आपसे पूछे ये कौन सी भी राज्यसभा है तो ये याद रखिएगा ये वही पहली राज्यसभा है जो आजादी के बाद चुनाव होकर बनी। ठीक है, तो इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा आज हर 5 साल बाद भंग हो जाती है। दोनों में मेंबर चुने जाते हैं, पहले में इलेक्टेड मेंबर्स पहुंचते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर जिन्हें जनता चुनती है, नॉमिनेटेड जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है यानी कि जिन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है। ऐसे ही राज्यसभा में भी एक इलेक्टेड मेंबर होते हैं और एक नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि संसद के दो अंग होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और तीसरा जो अंग होता है दैट इज कॉल्ड राष्ट्रपति। वही क्या कहलाता है? राष्ट्रपति। तो अगर हमसे पूछे कि संसद के कितने पिलर्स हैं तो संसद के 3 पिलर्स कहलाए जाते हैं। हालांकि चौथा पिलर मीडिया को कहा जाता है, पत्रकारिता को चौथा पिलर, चौथा स्तंभ माना जाता है संसद का। लेकिन हमारे जो संविधान में अंकित है उसमें 3 हमारे पिलर्स इंपॉर्टेंट कौन से अंकित हैं? एक लोकसभा जो कि टेम्परेरी हाउस है, और एक राज्यसभा जो कि परमानेंट हाउस है, और एक आपके राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा हर 5 साल बाद भंग हो जाती है जबकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, और ये आपका परमानेंट हाउस है, ये कभी भंग नहीं हो सकती। ठीक है, दोनों में इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स आपके चुने जाते हैं। अब जो लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, यहाँ पर बनते हैं विधान यानी कि कानून। और जो कानून बनाता है उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? विधायिका। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? विधायिका। अच्छा, जो लेजिस्लेचर है यानी कि जो मेंबर्स एमपी हैं, एमएलए हैं, उनका काम है कानून बनाना। ठीक है, कानून को पास करने का काम, अगर कोई संघ का कानून है तो उसे राष्ट्रपति पास करेंगे, और कोई स्टेट का राज्य का कानून है तो उसे सेम ऐसे ही राज्य में गवर्नर पास करेंगे। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का काम है विधान बनाना, लेकिन विधान या कानून को जो लागू करवाता है ग्राउंड रूट पर कौन करवाता है? वो करवाती है हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कि पुलिस, आर्मी, ये सब लोग क्या करवाते हैं? उस कानून का पालन करते हैं। ठीक है, तो ये बोली जाती है कार्यपालिका। लेजिस्लेचर की हिंदी होती है विधायिका, एग्जीक्यूटिव की होती है कार्यपालिका, और तीसरी होती है जुडिशरी। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है कि किसी भी प्रकार से संविधान में मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना कर सके, किसी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार न छीन सके, और हर तरीके से समान न्याय सबको मिल सके, जुडिशरी की प्राथमिकता होती है। तो जुडिशरी ना तो लेजिस्लेचर पर डिपेंड है ना एग्जीक्यूटिव पर। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसकी पावर का सेपरेशन आर्टिकल 50 में मैंने आपको बताया कि इसको एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया। ठीक है, तो जो जज की पावर है ना, वो जज की पावर सबसे ऊपर पावर। ठीक है, क्योंकि जज के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, ना लेजिस्लेचर का ना एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी क्योंकि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सर जब हम पढ़ेंगे तीनों अंगों को पढ़ेंगे तो बहुत डीपली आपको ये सारे अंग बताऊँ। फिलहाल अभी जो मैं आपको बताऊँ वो चीज आपको याद। तो आर्टिकल 53 हमारा कहता है जो संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा यानी कि जो इस एग्जीक्यूटिव का हेड होगा, इस एग्जीक्यूटिव का जो हेड होगा वो कौन होगा? वो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और इस एग्जीक्यूटिव की सारी शक्तियां यानी कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां किसमें निहित होंगी? तो वो सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, और इस शक्ति का वो उपयोग या तो खुद करे या फिर अपने द्वारा चुने गए किसी अधिकारी के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, अब दिक्कत क्या है? अब दिक्कत ये है कि हमें पता है कि जो हमारा मैं 1 मिनट इसको रफ कर लेता हूँ यहाँ से। अब हमें पता है कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति तो केवल नाम मात्र का मुखिया होता है। ये राष्ट्रपति तो हमारा क्या है? केवल नाम मात्र का मुखिया है। ठीक है, जबकि वास्तव मुखिया किसको कहा जाता है? वास्तव मुखिया कहा जाता है प्रधानमंत्री को। अगर सारी एग्जीक्यूटिव की पावर राष्ट्रपति में आ जाएंगी तो इस हिसाब से तो राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे? वो नॉमिनल हेड थोड़ी रहेंगे, वो नाम मात्र के मुखिया थोड़ी रहेंगे, वो तो रियल हेड हो जाएंगे।
तो ये वाला जब केस पहुंचा कहाँ पर न्यायालय में ये केस पहुंचा कि भी जब राष्ट्रपति नाममात्र का मुखिया है तो अगर वो सारी कार्यपालिका की शक्तियों का प्रधान हो जाएगा, सारी कार्यपालिका की शक्तियां उसके अधीन हो जाएंगी, वो उनका खुद या अपने द्वारा चुने गए अधिकारियों के माध्यम से उसका उपयोग करने लगेगा, तो इस तरीके से तो राष्ट्रपति नॉमिनल हेड थोड़ी रहा, वो तो रियल हेड हो गया। तो इस तरीके से रियल हेड होगा। अभी सरकार ने कोई कानून बनाया, राष्ट्रपति चाहे तो उसको पास भी ना करने दे, चाहे तो उसको लागू ही ना होने दे, तो इस तरीके से सरकार के द्वारा कार्य कार्य जो किया गया राष्ट्रपति उसको बाधित कर सकते हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रपति कोई नॉमिनल हेड थोड़ी रहेंगे। तो इसलिए जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति केवल नॉमिनल हेड है। और उसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत एक बात जोड़ दी गई, आपको याद रखना है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत एक बात जोड़ दी गई और उसमें कहा गया कि जो राष्ट्रपति है ना, वो बिना प्रधानमंत्री और उनकी जो काउंसिल है, यानी कि जो उनकी मंत्री परिषद है, उनकी सलाह के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। अब सोचिए ऐसी कठपुतली है कि यानी कि जब तक वो होता है ना जो पपेट चलाते हैं, वो पपेट चलाने वाला जब तक अपनी उंगलियों को नहीं हिलाएगा ना, जब तक पपेट कोई कार्य नहीं करेगी। तो वही सारा सिस्टम हो गया कि जो राष्ट्रपति हैं वो कहने को बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं, वो इस देश के सबसे प्रथम नागरिक हैं, ठीक है, लेकिन वो कार्य स्वयं से कुछ नहीं कर सकते। वो कार्य हमेशा जो करेंगे या तो प्रधानमंत्री या उनके द्वारा जो मंत्री परिषद है उनकी सलाह के आधार पर ही करेंगे। और ये प्रावधान जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और इस समय सरकार थी इंदिरा गांधी। जिसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार, ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और जब मैंने अभी पिछली वीडियो डाली थी डीपीएसपी की, उसमें मैंने 42वें संविधान संशोधन के आगे 1972 लिख दिया, प्लीज उसे करेक्ट कर लीजिएगा। वो 1976 है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में आया, ठीक है। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन, क्योंकि इसमें इतने संशोधन हुए हैं कि अब तक इतने संशोधन कभी भी संविधान में नहीं हुए जितने 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और 42वें संशोधन के तहत इंदिरा गांधी की ही सरकार, ठीक है, जिसके बाद आपको पता है इमरजेंसी भी लगी थी 75 में, ठीक है, उस समय भी इंदिरा गांधी की ही सरकार। जब उनकी सदस्यता चली गई थी तो उस समय इमरजेंसी घोषित की थी, रातों रात इमरजेंसी कर दी थी फिर इंडिया, ठीक है। तो 53 आर्टिकल आपको समझ आ गया। तो आर्टिकल 53 कहता है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान भले ही राष्ट्रपति होगा, लेकिन वो कोई भी कार्य बिना प्रधानमंत्री या उसके मंत्री परिषद की सलाह के बिना नहीं कर सकेगा। तो आर्टिकल 52 कहता है भारत में राष्ट्रपति होगा, 53 संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, लेकिन नाम मात्र। आर्टिकल 54 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव का कैसे हो। जो राष्ट्रपति का चुनाव में जो हिस्सा लेते हैं, जो भाग लेते हैं, उसे कहा जाता है निर्वाचक मंडल। क्या कहा जाता है? निर्वाचक मंडल, ठीक है। अगर निर्वाचक मंडल को इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो निर्वाचक मंडल कहा जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही हिस्सा लेते हैं। कौन? इलेक्टेड मेंबर्स ही केवल हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अब इलेक्टेड मेंबर्स वो जिन्हें चुनकर भेजा गया। अब नॉमिनेटेड क्यों नहीं लेते भाई? नॉमिनेट किसके द्वारा हुए? राष्ट्रपति के द्वारा। अब मैं किसी व्यक्ति को किसी ऊंचे पद पर बैठाऊंगा तो वो तो मेरे ही गुणगान गाएगा ना, क्योंकि उसको मैंने बैठाया वहां पर, तो इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर्स का तो कोई लेना देना ही नहीं। तो इसलिए आपको याद रखना है, राष्ट्रपति का चुनाव में हमेशा इलेक्टेड मेंबर्स ही हिस्सा लेते हैं इनके इसमें चुनाव में। अब इलेक्टेड मेंबर्स की अगर बात करें तो अगर कार्यपालिका की बात, कार्यपालिका सॉरी संघ की बात करें तो संघ में कौन होगी? संसद। और अगर राज्य की बात करें तो राज्य में कौन होगा? राज्य का मंडल, राज्य का विधानमंडल, ठीक है। अब अगर संसद की बात करें तो संसद में दो हाउस है, एक आपका लोकसभा है और एक आपकी राज्यसभा है। ऐसे राज्य में बात करें तो किसी किसी राज्य में तो दोनों, इस अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों मौजूद, और किस मोस्ट ऑफ द राज्य में केवल एक ही हाउस है, ठीक है। अब जैसे स्टेट की बात करें तो एक आपका स्टेट का लेजिस्लेचर है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। तो दोनों ही है, यानी कि विधान परिषद भी है और विधानमंडल भी है। तो विधानमंडल जो है वो हर किसी क्षेत्र, हर किसी राज्य में नहीं, वो कुछ ही राज्यों में, जैसे यूपी में है, बिहार में है, ठीक है, इस तरीके से। तो कुछ स्टेट्स में है जो आपका दोनों दोनों हाउस आपके राज्य में अवेलेबल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द राज्य में केवल एक ही होता है। कौन? विधान परिषद। और आपको बस क्या याद रखना है, चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानमंडल हो, उनके चुने हुए सदस्य, चुने हुए जिन्हें कौन चुनेगी? पब्लिक चुनेगी। और ऐसी लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य केवल ये ही किसके निर्वाचक मंडल में हिस्सा लेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हिस्सा लेंगे। तो राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो उसके निर्वाचक मंडल में जो जो लोग हिस्सा लेंगे वो हमेशा इलेक्टेड मेंबर्स ही हिस्सा लेंगे, ठीक है। हमेशा इलेक्टेड मेंबर्स ही आपके हिस्सा लेंगे, ठीक है, विधानसभा हो चाहे विधान परिषद। ठीक है, मैं बार बार विधानमंडल कह रहा था, इसको विधान परिषद का, यार हिंदी में थोड़ा सा ऐसे आप प्लीज
कोऑपरेट कर लेना, ठीक है? पर मैं हिंदी में समझा रहा हूँ जिससे सभी को समझ आ सके। तो ये विधान परिषद होती है, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो हर जगह तो मौजूद नहीं है, ठीक है? हर स्टेट में तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है? जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है या देखिए विधान परिषद कहा जाता है या विधान सभा कहा जाता है, विधान सभा, विधान सभा, ये हर स्टेट की। तो विधानसभा के चुने हुए सदस्य और विधान परिषद के चुने हुए सदस्य जहाँ-जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ पर, और संसद के लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। याद रहेगी ये बात? मैं फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ। एक बार मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ आए। राष्ट्रपति के जो चुनाव में हिस्सा लेंगे वो सभी के सभी ऑल इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए, यानी कि सभी के सभी एमपी और चुने हुए एमएलए ही केवल राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लें। ठीक है? अब आपको ये बात याद रहेगी। अच्छा, इसमें एक बात और आप जोड़ देंगे। एक बात क्या है कि दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी की जो विधानसभा होगी, दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा होगी, विधान सभा होगी, उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स इसमें हिस्सा लेंगे। उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है? सभी के सभी दिल्ली या पौंडीचेरी की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेंगे? हिस्सा लेंगे। और पूछें इसको कब, इसको बाद में जोड़ा गया है? पहले केवल संसद और राज्य विधानमंडलों की बात थी, लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा भी इलेक्टेड मेंबर्स इसमें हिस्सा लेंगे। ये बात जोड़ी गई थी 70वें संविधान संशोधन के तहत। 70वें संविधान संशोधन के तहत 1919-92 में, ठीक है? इसमें जोड़ी गई थी। तो याद रखिएगा दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स इसमें जो भाग लेते हैं उसको 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत रखा गया है, जोड़ा गया है। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ आ गई है। कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ तक आपको? चलिए, तो अब अगले हम आर्टिकल पर चलते हैं। अगला आर्टिकल है चुनाव कैसे होगा जी। चुनाव का तरीका कैसे होगा? आपने ये तो बता दी राष्ट्रपति का चुनाव होगा, लेकिन चुनाव करने का तरीका क्या? अब उसकी बात कर लेते हैं कि चुनाव करने का तरीका क्या। राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बातें मुख्यतः याद करनी है। पहली बात कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें राष्ट्रपति को कभी भी डायरेक्ट नहीं चुना जाता। हमारे द्वारा चुने गए एमपी और एमएलए जो होते हैं, वही जाकर राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। तो इसलिए हम थोड़ी चुन रहे हैं, चुन तो वो रहे हैं जिन्हें हमने चुना है। तो इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता से ना होकर हमारे द्वारा चुने गए एमपी और एमएलए के द्वारा उनको चुना जाता है। तो इसलिए ये कैसा चुनाव है? ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो वोट की प्रणाली यहाँ पर अपनाई जाती है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। ठीक है? एकल मत प्रणाली कौन सी अपनाई जाती है? एकल मत प्रणाली। देखो मैंने हिंदी इसकी कन्वर्ट करी है, मे बी ये थोड़ी गलत हो सकती है, पर आपको याद रखना है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज करो ये 3 व्यक्ति खड़े हुए राष्ट्रपति के पद के लिए, ए बी सी। ए किसी पार्टी का है, बी दूसरी पार्टी का, सी तीसरी पार्टी का। अब जितने मेंबर यहाँ पर हैं, ठीक है, उन सभी मेंबर्स को क्या करना है? इस वोटिंग में हिस्सा लेना, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति के चुनाव में सारे इलेक्टेड मेंबर्स हिस्सा लेते हैं, ठीक है, दोनों सदनों के, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य के साथ। तो इसमें आप क्या होगा कि हमें यहाँ पर प्रेफरेंस देनी होगी। जैसे अब प्रेफरेंस कैसे दी जाएगी? जैसे ए बी सी में से कोई मैं जैसे अपनी बात कर लेता हूँ, तो मैंने पहली प्रेफरेंस दी कि मैं पहले पद पर ए को देखना चाहता हूँ, यानी कि मेरी पहली पसंद तो ए है। दूसरे नंबर की पसंद मैंने सी रखी और तीसरे नंबर की पसंद मैंने बी रखी। ठीक है? अब दूसरा जो व्यक्ति है जिसने वोटिंग करी है, उसने पहले नंबर पे सी को रख दिया, दूसरे नंबर पे उसने ए को रख दिया, ठीक है, और तीसरे नंबर पे उसने ए को रख दिया। ऐसे तीसरे व्यक्ति ने पहले नंबर पे सी को रख दिया, दूसरे नंबर पे बी को रख दिया और तीसरे नंबर पे ए को रख दिया। ठीक है? अब क्या होगा? जिस अब यहाँ पर ए की अगर देखी जाए, क्या ए व्यक्ति प्रेसिडेंट पद जीत पाएगा? नहीं जी, क्योंकि केवल उसके पक्ष में कितना वोट डला है? केवल एक वोट डला है। तो इसलिए ए वाले व्यक्ति तो इस पद का दावेदार नहीं बनता। अब क्या होगा? इस व्यक्ति ने जिसने अपनी प्रेफरेंस यहाँ पर भरी थी एसीबी, उसकी प्रेफरेंस में से अब ए तो जाएगा हट, और ए की जगह कौन सा नंबर पहला हो जाएगा? अब सी पहले नंबर पर आ जाएगा। यानी कि इसमें क्या होगा? जो व्यक्ति ने प्रेफरेंस भरी थी उसमें पहली प्रेफरेंस वाला व्यक्ति नहीं बन पाया, तो दूसरी प्रेफरेंस अब पहली प्रेफरेंस बनेगी। अब सी पहली प्रेफरेंस पर आ जाएगा। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सी के पक्ष में तीनों की तीनों वोट चली गई,
ये भी चलेगी, ये भी चलेगी और ये भी चलेगी। तो इसका मतलब सी वो व्यक्ति होगा जो प्रेसिडेंट के पद पर चुन लिया जाएगा। तो इस प्रणाली को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। तो जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की प्रणाली के तहत चुना जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर प्रेफरेंस के आधार पर चुनाव होता है। तीसरी चीज आपको याद रखनी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है कि अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट के जो एमपीज होंगे या एमएलए होंगे उनका जो मत का मूल्य होगा वो अलग अलग होगा, और केंद्र का जो मत का मूल्य होगा यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर का वो मत का मूल्य अलग होगा। तो इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जो किसके आधार पर होता है, पॉपुलेशन के आधार पर होता है उस स्टेट की। या केंद्र, जब केंद्र की बात करें तो केंद्र में सारे स्टेट के सारे इलेक्टेड एमपीज एमएलए, यूनियन टेरिटरी के सारे एमपी एमएलए, उन सभी के उनको टोटल किया जाता है, प्लस जितनी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम भी समझाऊं तो उसके लिए मुझे ये स्क्रीन साफ करनी होगी, मैं साफ करके समझाता हूँ। देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है, जैसे अगर मैं विधानसभा के व्यक्ति के मत का मूल्य निकालना चाहूँ, मैं चाहता हूं कि विधानसभा का जो व्यक्ति है, जो निर्वाचित सदस्य है, उसके मत का मूल्य कितना होगा राष्ट्रपति के चुनाव में। तो आपको याद रखना है, जो विधानसभा के निर्वाचित व्यक्ति के मत का मूल्य है, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित, देखो हिंदी में थोड़ी बहुत गलती हो जाए ना तो यार माफ कर देना, मैं तुम्हारी वजह से लिख रहा हूँ, वरना मैं इंग्लिश में भी बना सकता था इस स्लाइड को। ठीक है, लेकिन सबको समझ आती है हिंदी भाषा, हमारी वैसे भी राजभाषा, तो इसलिए सभी को समझ आती है, इसलिए मैं इसमें ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो विधानसभा निर्वाचित सदस्य के अगर मत का मूल्य की बात करें तो ये जो मत का मूल्य होता है ये होती है एक तो राज्य की पूरी जनसंख्या, भाई जिस भी राज्य का वो चुना हुआ व्यक्ति है उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या, उसको डिवाइड कर दीजिए राज्य के कुल, राज्य के कुल निर्वाचित सदस्य, कुल निर्वाचित सदस्य, और इसकी गुणा कर दीजिए किससे, 1000 से। तो यहां पर विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य होंगे उनके मत का मूल्य यहां पर निकल कर आ जाए। ठीक है, उनके मत का मूल्य यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यूपी की बात, तो यूपी की जनसंख्या आप मान लीजिए 20 करोड़ आपने ले ली जनसंख्या, ठीक है, 20 करोड़ जनसंख्या होगी, और कुल निर्वाचित सदस्य की अगर बात करें तो आप ले लो 400 तो निर्वाचित सदस्य हो गए, और मल्टीप्लाई 1000 से, मल्टीप्लाई 1000 से कर दो, तो लगभग जितना भी आपका निकल कर आएगा वो यूपी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की मत का मूल्य होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जो पॉपुलेशन के आधार पर किसी भी निर्वाचित सदस्य के मत के मूल्य की गणना। ठीक है, उस आधार पर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लागू है। तो इसलिए राष्ट्रपति चुनाव आप याद रखेंगे, तीन बातें, पहला इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, दूसरा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली अपनाई जाती है, और तीसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, आगे बात समझ। और अगर हम संसद के निर्वाचित सदस्य की बात करें, देखो जब मैं संसद बोलूंगा तो संसद का मतलब क्या होता है, केंद्र। ठीक है, विधानसभा तो आप समझ गए वो तो राज्य में है, लेकिन जब मैं संसद के निर्वाचित सदस्य की बात करूंगा तो आपको यहाँ पर याद रखना है संपूर्ण तो सारे राज्य, टोटल स्टेट्स, सभी के सभी स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यानी कि सभी के सभी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी की विधानसभा के जितने भी प्रतिनिधियों के मत के मूल्य होंगे, मत के मूल्य होंगे, उन सभी की आपको डिवाइड कर देनी है संसद की टोटल स्ट्रेंथ से, संसद के निर्वाचित निर्वाचित सदस्यों से। और जब मैं निर्वाचित सदस्य कह रहा हूं तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा के निर्वाचित और राज्यसभा के निर्वाचित। ठीक है, तो यहां से संसद का वो मत का मूल्य निकल के आए। ठीक है, जो संसद के निर्वाचित सदस्य होंगे, जो सांसद होंगे, उनके जो मत का मूल्य होगा वो इस तरीके से निकाला जाएगा, और जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य होगा वो इस तरीके से निकाला। हालांकि इतना डीपली आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, पर अब ये आया तो मैंने इसलिए आपको समझा दिया कि ये सिस्टम कहलाता है रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, और ट्रांसफरेबल वोट भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, याद रहेगी ये वाली बात। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 बात करता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है जब वो अपने पद को ग्रहण करते हैं,
जब वो अपने पद को ग्रहण करते हैं तब से लेकर कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष का कार्यकाल। ठीक है, जिस दिन वो पद ग्रहण करेंगे उस दिन से लेकर 5 वर्ष का उनका कार्यकाल। इसके बाद आर्टिकल 57 की बात करें तो राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र होगा, यानी कि अगर एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर 5 साल की सर्विस दे चुका है तो वो पुनः दोबारा इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। राष्ट्रपति दोबारा से री इलेक्ट हो सकता है। राष्ट्रपति दोबारा से री इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, याद रहेगी ये वाली बात, राष्ट्रपति दोबारा से री इलेक्ट हो सकता है। और सबसे ज्यादा अधिक टेन्योर में जो इलेक्ट हुए थे वो आपको मैंने ऑलरेडी बताए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, ये री इलेक्ट हुए हैं तो इसलिए, और क्यों हुए? क्योंकि भैया संविधान में इस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र होता है। वो ऐसा नहीं है कि एक बार प्रेसिडेंट के पद पर खड़ा हुआ तो दोबारा नहीं हो सकता, वो दोबारा भी खड़ा हो सकता। ठीक है, आर्टिकल 58 बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताता है राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। वही जो राष्ट्रपति के पद पर आ रहे हैं व्यक्ति, उनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो पहली मेन योग्यता तो यही है कि वे भारत का नागरिक हो। अब यार तुम खुद सोचो, जब तुम राष्ट्रपति को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कह रहे हो तो जाहिर सी बात है ना, इंडिया ही तो कह रहे हो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई वो इंडिया का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, यानी कि वो 35 वर्ष की आयु को कंप्लीट कर चुका हो। ठीक है, इससे नीचे तो नहीं खड़ा होगा। अगर उसकी 35 वर्ष की आयु कंप्लीट हो चुकी है तो फिर वो राष्ट्रपति के पद पर खड़ा हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता। ठीक है, वो लोकसभा के सदस्य की निर्वाचित होने की योग्यता भी उसके पास होनी चाहिए। याद रहेगी ये वाली बात। तो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होने की योग्यता अगर उसके पास है, वह भारत का नागरिक है, और अगर उसकी न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष है, तो वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की योग्यताएं रखता है। आई होप आपको ये सारे के सारे आर्टिकल समझ आ गए होंगे। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहला आर्टिकल आर्टिकल 52 है जो कहता है भारत में राष्ट्रपति होगा। ठीक है, दूसरा आर्टिकल की बात करें तो दूसरा आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 53 जो कहता है कि संघ की कार्यपालिका का जो प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा, लेकिन राष्ट्रपति कोई भी कार्य बिना प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना नहीं करेगा, जिस प्रावधान को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। उसके बाद आर्टिकल 54 की बात करें तो वो राष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें सभी इलेक्टेड एमपीज और एमएलए पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो संसद के हों यानी कि आपके सदन के हों या फिर राष्ट्र विधानमंडल के हों। ठीक है, 55 आर्टिकल कहता है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका कैसा होगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका होगा वो आपके 3 तरीके आपको याद रखने, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगी, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लागू होगा। इसके बाद 56वां कहता है कि कार्यकाल कितना होगा। तो आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल जिस दिन वो पद को ग्रहण करेंगे उस दिन से 5 वर्ष का रहेगा। आर्टिकल 57 कहता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, यानी कि वो एक बार चुनने के बाद दोबारा भी उस पद पर खड़ा हो सकता है। और आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की योग्यताओं की बात करता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होने की योग्यता रखता हो, तभी वो राष्ट्रपति के पद पर खड़ा हो सकता है। तो आई होप आपको ये सारे आर्टिकल समझ आ गए होंगे। ठीक है, आइए तो आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के पद की शपथ की बात है। राष्ट्रपति के पद की शपथ, तो आपको याद रखना है जो राष्ट्रपति हैं उनके जो पद की शपथ है वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही दिलवाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। आपसे पूछेगा राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और सवाल अगर आए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। दोनों चीजें आपको याद रखनी। आर्टिकल 61 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग बिल्कुल चलाया जा सकता है और इसका एक ही कारण हो सकता है जब कभी राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया। अगर कभी भी राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया, ठीक है, तो उनके खिलाफ क्या आ सकता है, तो उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति के संविधान का उल्लंघन करने पर ऐसा किया जा सकता है। पूछेगा कि ये प्रस्ताव कहां पर आ सकता है, तो याद रखना राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में से किसी पे भी आ सकता है, चाहे तो वो लोकसभा में आ जाए चाहे वो राज्यसभा में। दोनों सदनों में से किसी भी सदन में
ये रेजोल्यूशन पास हो सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये किसी भी सदन में पहली बार आए, किसी भी सदन में पहली बार आए, लेकिन जितने भी उस सदन के सदस्य होंगे ना, उनकी 1/4 का साइन होना अनिवार्य है, तभी इसको रेजोल्यूशन माना जाएगा। सपोज करो कि अगर सदन में 400 व्यक्ति हैं, तो 400 का 1/4 यानी कि 100 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए इस रेजोल्यूशन पे, तभी तो इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया जाएगा कि हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। तो आरंभ होने के लिए भी उस सदन के 1/4 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने जरूरी है, ठीक है। और जिस भी सदन में ये प्रस्ताव या संकल्प आएगा, उसमें भी आपको याद रखना है कि 14 दिन बाद कार्रवाई शुरू होती है। भाई अगर जैसे ये आज आया सदन में, तो आज से लगा के 14 दिन बाद इस पर कार्रवाई आरंभ होगी, ठीक है। और 14 दिन बाद इस पर फिर मतदान होता है। जब 14 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मतदान होगा। और मतदान बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी होती है इसमें। जितने भी सदस्य होंगे, उस सदन के जितने भी सदस्य होंगे, उनका 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, ठीक है। तो 2/3 बहुमत अगर सदस्यों का पारित होता है, तब जाके ये आपका कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हटेंगे नहीं, अभी उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। और जब ये सपोज करो लोकसभा में ये पास हो गया जी, लोकसभा में सदस्य के 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से ये पास हो गया, ठीक है। अब ये दूसरे सदन में जाएगा, ठीक है। दूसरे सदन में या तो राष्ट्रपति स्वयं या उनका कोई प्रतिनिधि अपना पक्ष रखेगा, ठीक है। तो दूसरा सदन लगाए गए आरोपों की जांच करेगा, या तो वो खुद करेगा या फिर वो किसी समिति को गठन करवाएगा, तब उसमें से करेगा, ठीक है। भाई दूसरा सदन या तो खुद जांच करेगा या उसके द्वारा गठित कोई जो एजेंसी होगी वो इसकी जांच करेगी। भाई अगर अब ये देखना, अगर आरोप भी साबित हो जाते हैं ना, कि सही आरोप साबित हो जाते हैं, फिर भी मतदान होगा। और वही मतदान कि उस सदन के सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत बोलते हैं विशेष बहुमत को, ये स्पेशल मेजोरिटी पास होना है। तो तब स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास हो गया दोनों सदनों से ये स्पेशल मेजोरिटी से, तब जाकर राष्ट्रपति पद से हटते हैं। तो सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज तक कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जिस पर महाभियोग के द्वारा जिसे हटाया गया, कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जिसे महाभियोग से हटाया, ठीक है। क्योंकि भैया पहले लोकसभा में आएगा, उसमें भी रेजोल्यूशन बनने के लिए 1/4 बहुमत चाहिए साइन करने वालों का। फिर उसके बाद 2/3 बहुमत से पास होगा, फिर दूसरे में आएगा, फिर वो जांच करेंगे। फिर जांच होने के बाद अगर सही साबित होंगे, फिर दोबारा स्पेशल मेजोरिटी होगी, तब जाके वो पद से हटाए जाएंगे। और कारण क्या है? केवल एक ही उस पर आ सकता है जब संविधान का राष्ट्रपति ने उल्लंघन किया, तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। और महाभियोग में दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों के दोनों सदस्य इसमें भाग लेते हैं। देखो, चुनने में केवल सदस्य कौन से भाग ले रहे थे? जो निर्वाचित थे। लेकिन हटाने में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको राष्ट्रपति का महाभियोग भी समझ आ गया, ठीक है। अब अगले आर्टिकल की ओर। अब अगला आर्टिकल हमसे क्या कहता है? आर्टिकल 62। अब देखिए, आर्टिकल 62 आपको ध्यान से समझना। आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति या आकस्मिक रिक्ति में राष्ट्रपति का पद भरने में समय। अब क्या हो कि राष्ट्रपति का पद, या तो राष्ट्रपति किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो पद खाली हो सकता है, या राष्ट्रपति की आकस्मिक अगर मृत्यु हो जाती है तो वो पद खाली हो सकता है। तो उस समय पद को भरने की क्या शर्तें रहेंगी? तो राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए या तो वो उत्तराधिकारी चुन लिया जाना चाहिए। भाई जब कोई राष्ट्रपति है, जैसे राष्ट्रपति अभी आपने देखा होगा जब रामनाथ कोविंद जी अपने पद पर थे, तो उनके पद पर रहते हुए दूसरे राष्ट्रपति का पहले ही नाम आ गया था कि द्रौपदी मुर्मू जी को चुना जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से या तो वो पहले ही अपना उत्तराधिकारी चुन ले, और अगर किसी कारण आकस्मिक कोई चीजें होती हैं, रिक्ति हो जाती है, आकस्मिक यानी कि इमरजेंसी में कोई रिक्ति होती है, या तो राष्ट्रपति की तबियत सेहत खराब हो जाती है जिसके कारण वो पद को नहीं संभाल सकते हैं, या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में फिर इस राष्ट्रपति के पद को संभाला जाता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के द्वारा। इसके द्वारा संभाला जाता है उपराष्ट्रपति के द्वारा। फिर उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर कार्य करते हैं, ठीक है। और जब ये पद खाली होता है तो वाइस प्रेसिडेंट भी 6 महीने तक ही प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने बाद या 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का पद भरना अनिवार्य है, यानी कि दोबारा से चुनाव होना ही पड़ेगा 6 महीने के, चाहे कैसी भी स्थिति हो। तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पद पर 6 महीने तक बने रह सकते हैं। और प्रेसिडेंट अगर चाहे तो अगर कोई ऐसी चीजें हैं कि वो अपने पद को संभाल नहीं पा रहे, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट को जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। लेकिन अगर आकस्मिक रिक्ति होती है तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट उस पद को केवल 6 महीने तक ही संभाल सकते हैं।
और 6 महीने के अंदर अंदर दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है, चाहे स्थिति फिर कैसी भी हो। ठीक है। इसके बाद ये आर्टिकल जो आपका आर्टिकल 72 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये होता है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। ठीक है, अगर किसी को जो है मृत्यु दंड दिया जाता है तो मृत्यु दंड की जो माफ करने की शक्ति है वो किसके पास है? वो है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। याद रखना, स्टेट के गवर्नर के पास भी क्षमादान की शक्ति नहीं है। वो किसी की सजा कम तो कर सकते हैं, लेकिन किसी की फांसी की सजा को नहीं रोक सकते। फांसी की सजा को रोकने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की बात करते हैं। सेना न्यायालय के द्वारा अगर कोई दंड दिया गया है तो वो उसे माफ कर सकता है। ठीक है, और जहां तक संघीय कानून चलते हैं ना, अब संघीय कानून तो हर जगह चलते हैं, तो संघीय कानून जहां है वहां राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति वहां तक लागू। और राष्ट्रपति एकमात्र वो सदस्य है जो मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। बाकी सजा को लघुकरण तो कर सकता है गवर्नर, लेकिन वो कभी भी मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। ठीक है, मृत्यु दंड को माफ कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति माफ कर सकता है। राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति है, जो कि आर्टिकल 72। आगे बात, जो कि किसमें है? आर्टिकल 72 में। अब अगला आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 111। देखो, आर्टिकल 111 जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो विधेयक पारित होते हैं, जो सदनों में जो कानून बनाए जाते हैं, जो विधेयक पारित किए जाते हैं, लाए जाते हैं, मैंने आपसे कहा था उसमें लास्ट में जो अनुमति होती है वो राष्ट्रपति को देनी होती है, तभी वो लागू माना जाता है, तभी वो एक एक्ट बनता है। उससे पहले वो केवल एक ड्राफ्ट है। ठीक है, जिसको पटल पे लाया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन वो कानून तब बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे। तो विधेयकों को अनुमति के लिए उनके पास 3 विकल्प होते हैं, राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं किसी भी विधेयक को अनुमति देने की। ठीक है, पहली होती है एब्सोल्यूट वीटो, इसको बोलते हैं वीटो पावर, ध्यान रखिएगा। पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो, और तीसरी वीटो पावर होती है पॉकेट वीटो। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है? एब्सोल्यूट वीटो में राष्ट्रपति अनुमति रोक लेते हैं, राष्ट्रपति अनुमति को रोक लेते हैं। ठीक है, और सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है? सस्पेंसिव वीटो में राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजते हैं। कहां पर? सदन में। और याद रखना, अगर सदन में पुनर्विचार करने के बाद वो विधेयक फिर से पारित हो गया तो अब उस विधेयक पर वो दोबारा से पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेंगे, अब उन्हें अनुमति देनी ही देनी पड़ेगी। यानी कि पुनर्विचार के लिए वो केवल विधेयक को एक ही बार भेज सकते हैं वापस। अगर वो सदन से दोबारा से पारित होकर आ गया तो फिर उन्हें साइन करने ही करने पड़ेंगे हर हालत। ठीक है, और पॉकेट वीटो ये होता है कि कोई विधेयक बना, उन्होंने वो विधेयक लिया और जेब में रख लिया कि अब जब मर्जी होगी तब साइन करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर अनिश्चित काल होता है, इसमें कुछ नहीं पता कि कितने समय तक वो इसको सस्पेंड रखेंगे या कितने समय तक वो इसमें डिले करेंगे। इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है? इसमें अनुमति रोक ली जाती है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो इस एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही किया था। पेप्सू एक विधेयक आया था पेप्सू करके, उसमें सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद ने ही एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इस पर भी ध्यान रखना। जो ये मनी बिल होता है ना, जो ये मनी बिल होता है, मनी बिल यानी कि इसको बोलते हैं बजट, जो बजट होता है, इस पर कभी भी अनुमति नहीं रोक सकते, इस पर कभी भी सस्पेंसिव वीटो लागू नहीं होती, कभी भी। अब मनी बिल है, सरकार ने बजट बनाया, बजट को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता राष्ट्रपति को। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति को दिखाने के बाद ही संसद में पेश किया जाता है वो मनी बिल, तो इसलिए मनी बिल पर कभी भी वीटो पावर इस्तेमाल नहीं होती, ध्यान रखिएगा इस बात। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि किस में विधेयक को कोई भी पावर मतलब अनुमति नहीं मिलती है, तो एक तो एब्सोल्यूट वीटो में उसे कभी अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि एब्सोल्यूट वीटो में तो वो मना ही कर देंगे। पॉकेट वीटो में नहीं पता चलता क्योंकि अनिश्चित काल तक वो रोक लेते हैं, तो अब अनिश्चित काल तो कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों में अनुमति नहीं मिलती है। सस्पेंसिव वीटो में उन्हें अनुमति मिल जाती है विधेयक को, क्योंकि वो पुनर्विचार के लिए जाते हैं फिर वापस से लौट के आते हैं, तो विधेयक को अनुमति देनी ही देनी पड़ती है। ठीक है, याद रहेगी ये वाली बात। तो ये राष्ट्रपति की वीटो पावर है, यानी कि विधेयकों को अनुमति देने की शक्ति। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आर्टिकल 123, बहुत बार पूछा गया आर्टिकल। अब ये आर्टिकल 123 क्या है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 जो है वो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताता है। अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति, और ऐसा केवल तब हो सकता है जब संसद के सत्र ना चल रहे या लोकसभा भंग चल रही हो, क्योंकि राज्यसभा तो कभी भंग हो नहीं सकती।
तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति केवल तब होती है जब लोकसभा भंग चल रही है। ठीक है, जब लोकसभा क्या चल रही हो, भंग चल रही हो, या फिर सत्र ना हो, या फिर सत्र ना हो, तब ऐसा हो सकता है। और अचानक कोई ऐसी परिस्थिति हो गई है कि देश में विधान की आवश्यकता पड़ रही है, तो उस केस में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति की क्या है, पावर है, 123 के आधार पर, आर्टिकल 123 के आधार पर। ठीक है, और जब अध्यादेश जारी हो जाएगा ना, तो उसके बाद जब भी संसद की पहली बैठक होगी, 6 सप्ताह के भीतर भीतर संसद से पास होना उसको अनिवार्य है। ठीक है, जो अध्यादेश राष्ट्रपति ने किया है, जारी किया है, संसद की पहली ही जिस दिन मीटिंग बैठेगी, उसी मीटिंग में 6 सप्ताह के अंदर अंदर वो पारित होना बड़ा अनिवार्य है, और पारित होते ही वह विधि बन जाए, कानून बन जाए। ठीक है, तो अध्यादेश का जो मैक्सिमम टाइम होता है ना, जो अध्यादेश मैक्सिमम टाइम तक चल सकता है, वो 6 मंथ और 6 वीक्स, यानी कि 6 माह 6 सप्ताह तक चल सकता, लागू है। ये अध्यादेश की क्या है, इसको बोलेंगे एज है, एक तरीके से टाइम। ठीक है, अध्यादेश इतने समय तक लागू है, 6 महीने 6 सप्ताह। ठीक है, क्योंकि संविधान के अनुसार 2 बैठकों के बीच का अंतराल वैसे भी 6 महीने से ज्यादा तो होता नहीं है। भाई संविधान के अनुसार ये कहा गया है, जो दो सदन होंगे ना, जो 2 सदनों के बीच की आपकी वो होगी, टाइमिंग होगी, 2 बैठकों के बीच का जो अंतराल होगा, वो किसी भी कारण 6 माह से ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए 6 माह 6 हफ्ते, 6 माह 6 हफ्ते। अब देखो मैंने बोला था ना भाई, 6 माह के बीच बीच तो दोनों बैठक हो जाती है, 2 बैठकों के बीच में 6 माह से ज्यादा का समय हो ही नहीं सकता। और 6 हफ्ते के अंदर इस अध्यादेश को उन्हें क्या करना होगा, संसद में बहुमत से पारित करना होगा, तभी तो विधि बनती है। तो किसी भी अध्यादेश को राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। ऐसा केवल 2 चीजों में हो सकता है, जब लोकसभा भंग चल रही हो या सत्र ना हो। अध्यादेश की जो सीमा है वो 6 महीने 6 सप्ताह की है। ठीक है, 6 महीने से कम में 2 बैठकों का होना अनिवार्य होता है संसद के सत्रों की। और जैसे ही पहली बैठक होती है अध्यादेश के बाद, उसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर उस अध्यादेश को पारित करना होगा दोनों किससे, सदनों से। और जैसे ही वो सदन से पास होगा, फिर उसके बाद वह विधि बन जाएगा, यानी कि कानून बन जाएगा। आगे बात समझ। तो ये राष्ट्रपति से जुड़े आपके सारे के सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल्स थे। ठीक है, आप चाहे तो एक बार फिर देख लीजिए। 52 में राष्ट्रपति के बाद है। ठीक है, उसके बाद 54 और 55 दोनों राष्ट्रपति का चुनाव और चुनाव का तरीका बताता है। 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल का बताता है। 57 कहता है दोबारा चुन लिए जाएंगे। 58 योग्यताओं की बात करता है। 60 पद की शपथ की बात करता है, जो कि कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। 61 महाभियोग की बात करता है। 62 में राष्ट्रपति की आकस्मिक जो रिक्ति होती है पद की, उसको भरने की वार्ता है। 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है कि वो मृत्यु दंड और सेना न्यायालय द्वारा दिया गया दंड दोनों ही माफ कर सकते हैं। और 111 में राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को अनुमति की शक्ति होती है, जिसमें 3 पावर होती है। तीनों वीटो पावर मैंने बता दी, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। और आर्टिकल 123 जो है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जब संसद के सत्र न चलने हो या लोकसभा भंग चले। ठीक है, तो ये सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति से। कुछ मुख्य बिंदु पर हम यहाँ पर नजर डालें। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। ठीक है, जो 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद सबसे कम समय तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले कौन थे, जाकिर हुसैन। कौन थे, जाकिर हुसैन। ये यहाँ पर चीन गलत यहाँ पर टाइप हो गया। जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल कितना था, केवल 1 वर्ष 11 दिन। यानी कि ये अपने कार्यकाल में 1 वर्ष 11 दिन तक ही केवल राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, यानी कि 1967 से 69 तक का इनका कार्यकाल। और एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले कौन है, संजीव रेड्डी। निर्विरोध का मतलब है कि संजीव रेड्डी के सामने कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा ही नहीं था राष्ट्रपति के पद, ये अकेले व्यक्ति थे। यानी कि ऐसा है कि देश में अगर कोई एक व्यक्ति दौड़ेगा तो जीतेगा भी तो वही। तो केवल बिल्कुल सेम ऐसा ही था, संजीव रेड्डी अकेले इस पद पर खड़े थे, तो इसलिए इनका बनना तो तय ही था। तो संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले। ठीक है, 1977 में बने थे। उसके बाद 4 बार सर्वाधिक प्रधानमंत्री के साथ कार्य करने वाले जो पहले राष्ट्रपति हैं, उनका नाम भी याद रखना, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया है। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे, तो वो भी नाम याद कर लीजिए, एस राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा और आर के नारायण।
ये सभी वो व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट के। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।